आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे खासे वेटेज वाला चैप्टर है। अच्छे खासे पुली प्रॉब्लम्स, फ्रिक्शंस, ब्लॉक प्रॉब्लम्स, बहुत सारे तरीके के न्यूमेरिकल्स इसमें से बनते हैं और इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो मेरे बच्चे, अगर हम लोग इस चैप्टर्स को करने जा रहे हैं तो बहुत सीरियस नोट पे करना है, क्योंकि कम से कम इस चैप्टर का वेटेज एनुअल में तो 8 नंबर का होगा, और अगर हाफ ईयरली की बात करें तो 10 से 12, कुछ स्कूल्स में ये 15 मार्क्स का भी चैप्टर है। तो चलिए मेरे बच्चे, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इजीएस्ट वे में। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल आरपी फिजिक्स में। मेरा बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनएलएम में सबसे पहला टॉपिक फोर्स। एनएलएम की बात करूं तो एनएलएम का मतलब है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मैं बात करूं अगेन मोशन की। अगेन मोशन, यार चैप्टर नंबर 1 को अगर मैं छोड़ दूं बस, तो चैप्टर नंबर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन था, चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ प्लेन था, और अगेन चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन है। मीन्स यार हम मोशन ही मोशन डिस्कस कर रहे हैं। जब मैं 11th की फिजिक्स से स्टार्ट कर रहा था तो ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भाई साहब ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मोशन, क्योंकि मोशन ही मोशन टिल जब तक फिजिक्स का एंड वाला चैप्टर होगा तो वहां पे भी हम लोग वेव मोशंस पढ़ेंगे। तो एनएलएम का मतलब है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ मोशन, यानी किसी भी मोशन को करवाने के लिए, किसी भी मोशन को होने के लिए हमें सबसे पहले सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, जिसके बिना मोशन नहीं होगा। वो बेसिक रिक्वायरमेंट, वो बेसिक चीज जिसकी वजह से मोशन होता है, एंड द बेसिक चीज आर नोन एज व्हाट? आंसर है हमारा फोर्स। फोर्स वो एक बेसिक चीज है जिसकी वजह से कोई भी मोशन होता है। अगर आप किसी भी ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हैं तो ब्लॉक पे फोर्स लगाने के बाद वो ब्लॉक मोशन में आएगा। तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट, मोशन की बेसिक रिक्वायरमेंट, यानी कह सकते हैं आप कि जैसे हम लोगों को जीने के लिए सांस की ज़रूरत है, वैसे ही मोशन को कराने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो मेरा बेटा, फोर्स है क्या? फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंसी है विच इज इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। या तो वो पुश के फॉर्मेट में लगेगी या वो पुल के फॉर्मेट में लगेगी। दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स। या तो पुश के फॉर्मेट में होगा या पुल के फॉर्मेट में होगा। चलिए ठीक है, यहां तक ये भी कहानी समझ में आई। अब यहां पर अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है न्यूटन, और इसको आगे हम और भी तरीके के यूनिट्स में डिफाइन करेंगे फोर्स के। फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स एक बॉडी का शेप चेंज कर सकता है, फोर्स एक बॉडी को मोशन में ला सकता है, फोर्स एक मोशन वाली बॉडी को रोक सकता है। मतलब फोर्स में बहुत सारे एक्शंस हैं जिसकी वजह से, फोर्स की वजह से बहुत सारे एक्शंस हो सकते हैं। तो अब इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए ज़्यादा आगे चलते हैं और सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट मास। हम सब ने पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ा था, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने साइज से ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक एग्जांपल, एक ट्रेन अगर एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाती है तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, क्योंकि एक ट्रेन अपने साइज से ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है। एक कार एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाती है, क्योंकि अपने साइज से ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है। दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त हम पूरे ऑब्जेक्ट को एक सिंगल यूनिट मान के चलते हैं, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं, जिससे कि हमारे कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व हो जाते हैं। सेम एज इट इज उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम पॉइंट मास का यूज करते हैं। पॉइंट मास भी कुछ नहीं है, एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड मास, एक छोटा सा मास। छोटा मास नहीं होता वैसे, हाथी को भी हम पॉइंट मास कह सकते हैं, क्योंकि हम हाथी को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, ताकि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल, उसके मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके पाथ को डिस्क्राइब करने के लिए हम मोशंस का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट विद अ 0 डायमेंशंस कंसीडर्ड एज अ पॉइंट मास। एक्चुअली में सर, हाथी रियली एक 0
डायमेंशन है क्या? नहीं, बट हम उसे एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में, फ्रेम मतलब, अब एक एग्जाम्पल देते हैं, एक बंदा बहुत दूर से या एरोप्लेन से एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, हाथी को ही देख रहा है, चलो हाथी कितना सा दिखेगा? इतना सा दिखेगा? शायद दिखे भी ना, बहुत दूर से। अब जैसे एग्जाम्पल, ये पेन मुझे बहुत बड़ा दिख रहा है, हो सकता है हयात को ये पेन बहुत छोटा दिख रहा हो, मतलब मेरे कंपैरिजन में छोटा दिख रहा हो, देवी को और छोटा दिख रहा हो, आकाश को और छोटा दिख रहा हो, है इट मे बी पॉसिबल। तो कहने का ये मतलब है, पॉइंट मास इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम्स ओनली। मतलब प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए हम पॉइंट मास का यूज कर रहे होते हैं। होप सो यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी लग रही है आपको? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं। उन बेसिक कॉन्सेप्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, चलिए ठीक है, मोशन हमने पढ़ लिया, मोशन के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट हमें फोर्स की पता लगी। अब यहां पर दो साइंटिस्ट आते हैं, एक एरिस्टोटल फैलेसी एंड गैलीलियो। एरिस्टोटल फैलेसी क्या कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को मोशन में रखना है, अगर हमें एक ऑब्जेक्ट को मोशन में रखना है तो उस पर कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगाने की जरूरत है। ऑब्वियसली सही बात है, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को कॉन्टिन्यूअस मोशन में रखना चाहते हैं तो उस पर कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगाएंगे तभी तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा। अगर हमें साइकिल चलानी है तो कॉन्टिन्यूअस पैडल मारने की जरूरत है, तभी तो वो मोशन में रहेगा। अगर हमें पंखा चलाना है तो कॉन्टिन्यूअस लाइट देने की जरूरत पड़ेगी, तभी तो वो मोशन में रहेगा। तो वो सही तो कह रहा है। एरिस्टोटल फैलेसी ने कहा कि अगर एक ऑब्जेक्ट को कॉन्टिन्यूअस मोशन में रखना है तो कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगाने की जरूरत है। बट गैलीलियो साहब ने कहा कि ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आप विदाउट कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगाए भी एक ऑब्जेक्ट को कॉन्टिन्यूअस मोशन में रख सकते हैं। अब आप कहेंगे हाउ इज इट पॉसिबल पांडे सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना एक ऑब्जेक्ट को कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगाए हम कॉन्टिन्यूअस मोशन में कैसे रख सकते हैं? गैलीलियो ने अपने इस स्टेटमेंट में कहा, और आइए एक एक करके चीजों को समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं एरिस्टोटल फैलेसी। अकॉर्डिंग टू हिम, ऑन एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी, अरे जरूरत है टू कीप अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बॉडी को कॉन्टिन्यूअस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रखने के लिए हमें कॉन्टिन्यूअस फोर्स की जरूरत है। बट गैलीलियो साहब ने कहा, इट वाज गैलीलियो हु फर्स्ट said that object move with a constant speed with no external force act on them। उड़ी बाबा, पुनः फोर्स लगाए हम उस ऑब्जेक्ट को कॉन्टिन्यूअस मोशन में कैसे रख सकते हैं? उन्होंने कहा अगर फ्रिक्शन ना हो। यस, अगर फ्रिक्शन ना हो तो ऑब्जेक्ट पे एक बार फोर्स लगाओ और वो कॉन्टिन्यूअस उसी मोशन में चलता जाएगा और कॉन्टिन्यूअसली चलता जाएगा। आपने कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगाया क्या? बात तो गैलीलियो की भी सही है। यस, बट अगर फ्रिक्शन ना हो तो। अब उन्होंने अपने कुछ एग्जाम्पल्स दिए। जैसे एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि मेरे पास अगर एक इंक्लाइन प्लेन है और एक बॉल को छोड़ दूं, डाउनवर्ड स्लोप लगा दूं, तो मोशन डाउनवर्ड में क्या होगा कि उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ये स्पीड है, उसकी स्पीड जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। आप यहां से छोड़ोगे, कॉन्टिन्यूसली नीचे जाएगा वो, कॉन्टिन्यूसली नीचे जाएगा वो, हाँ है ना? अब अगर आप ध्यान दें, अगर वो एक इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर जाते वक्त क्या हो रहा होगा? स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर हम उसे एक प्लेन स्लोप पे रख दें तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंटली चलती जाएगी अगर फ्रिक्शन ना हो। अब ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर क्या हुआ कि गैलीलियो ने एक और एग्जाम्पल सेट किया। उसने कहा एक काम करते हैं, हम एक ऐसा पाथ डिजाइन करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं यहां पे एक बॉल को एक सर्टेन हाइट से फेंकूं, छोड़ दूं, सर्टेन हाइट से छोड़ दूं, तो वो बॉल ऐसे जाएगी 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 और जितनी हाइट से आपने उसे छोड़ा था उसी हाइट को वो अचीव कर लेगी। जिस सर्टेन हाइट से आपने उसे छोड़ा वही सर्टेन हाइट
वो अचीव कर लेगी, सुस्ती नहीं फैलाना है, वही सर्टेन हाइट वो अचीव कर लेगी, जिस हाइट से आप उसे ड्रॉप करोगे उसी हाइट को अचीव कर लेगी। जाएगा ऐसे टू टू, ऐसे क्यों ऐसा होता है ना। उसने कहा यार काम करता हूं यार, उसने ये वाले जो साइड है ना, देख रहे हो आप इसको, इस डायग्राम को देख रहे हो, उसने इस वाले पोर्शन को क्या किया, थोड़ा सा और झुका दिया, देख रहे हो। वो जगह हो सकता है बॉल बाहर निकल जाएगी, बट हुआ क्या, जिस हाइट से आपने बॉल को छोड़ा था उसी हाइट पे बॉल फिर रुक गई। अब गैलीलियो, ये मेरा ज्यादा पसंदीदा एग्जाम्पल है वाला। गैलीलियो ने क्या करा, कहा कि एक बॉल को एक सर्टेन हाइट से छोड़ता हूं, एक साइड को प्लेन कर देता हूं, प्लेन कर दिया उसने। अब उसने कहा कि एक बॉल को जब मैंने छोड़ा तो वो बॉल कॉन्टिन्यूस 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 मोशन में चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, जब तक चलती जाएगी जब तक कि उसको वो हाइट अचीव ना हो जाए। जैसे एग्जांपल, यहां पे बॉल छोड़ा था, एक सर्टेन हाइट से वापस हो गई, हुई ना वापस। सेम एज इट इज, वो बॉल को ऐसे छोड़ा गया और वो कॉन्टिन्यूस चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, जब तक चलता जाएगा जब तक कि उसे वो सर्टेन हाइट ना मिल जाए। ये टॉपिक विदाउट फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं। अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन स्पीड along a straight line will continue to move with the same speed along the same straight path in the absence of external force. एक्सटर्नल फोर्स के बिना ही सारा काम होता रहेगा, ये सारी चीजें एक्सटर्नल फोर्स के बिना ही होंगी। होप सो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत और कोई परेशानी वाली बात लग रही होगी आपको, पक्का। अब हम बात कर रहे हैं इनर्शिया की, कि इनर्शिया क्या है, उसे कट कर दें। इनर्शिया क्या है, अब इनर्शिया क्या है, ये मोबाइल फोन समझ रहा है उसे, ठीक है। इनर्शिया क्या है, ध्यान से समझना। बात करते हैं इनर्शिया की। अरे मैं कहता हूं जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो, जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। जो जैसा है वो वैसा है। कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना हो। एक बार और, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। अरे मेरा बेटू देखो जरा, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैन नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन along a straight line by their own is called inertia. अपने आप ये बॉटल यहां से नहीं हटेगी, अपने आप ये डेस्क यहां से नहीं हटेगा और ये बोर्ड यहां से नहीं हटेगा जब तक कि कोई से आके हटा ना दे। कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में है। तो यही लॉ ऑफ इनर्शिया है मेरे बच्चे, यही हमारा मेन लॉ ऑफ इनर्शिया है। क्लियर है मेरे बेटू, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब कहते हैं इनर्शिया कोई एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। इनर्शिया डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इट्स अ मास, इट्स ओनली डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इनर्शिया की कोई यूनिट नहीं होती और कोई डायमेंशन नहीं होता, और ये किसी स्पीड वगैरह पे डिपेंड नहीं करती। ये एमसीक्यू असर्शन रीजन का पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? भाई साहब मैंने अभी तक आप लोगों को एरिस्टोटल फेल्सी और गैलीलियो के बारे में बता दिया, मैंने पॉइंट मास पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया, और मैंने फोर्स के बारे में भी समझा दिया। और ये सारी चीजें यू टिप्स पे याद है अभी तक, बोलो हाँ है ना? झूठ बोलना पाप, नदी किनारे सांप। अब हम बात करेंगे मेरे बच्चे मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है? व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम, मैं इसे ना मोमेंटम को एक नाम दे रखा है मैंने, रिदम। अब मैं कहूं रिदम तो गलत नहीं होगा, देसी भाषा में मैं कहूंगा मोमेंटम को रिदम। मैं कह रहा हूं यार आज हमारा विराट कोहली अच्छे मोमेंटम में है, अच्छे मोमेंटम में, सही खेल रहा है आज यार। मोमेंटम मतलब रिदम।
सर इसका फिजिक्स में क्या लेने देना, अभी आपको बताता हूं, आप इसको रिलेट करके देखिएगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं और मैं एक सिंपल से टर्म्स में आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि अगर आप देखिएगा, सपोज करते हैं ये नैना की साइकिल है, ठीक है, और ये नैना की साइकिल है, और ये देवी की साइकिल है। और मैं ये मान के चलता हूँ नैना और देवी दोनों का जो वेट है वो बिल्कुल सेम है, मास बिल्कुल सेम है, ये भी मास सेम है, ये भी मास सेम है। अब देवी भी साइकिल चला रही है और नैना भी साइकिल चला रही है, नैना देवी साइकिल चला रही है। अब जब नैना साइकिल चला रही है तो रास्ते में आया एक पत्थर, और आपको बता दूं कि जो नैना की साइकिल की स्पीड है, इसको नैना मान लेते हैं भैया, इसको देवी मान लेते हैं, नाम भी नैना देवी, भगवान का नाम हो गया ना। अभी पत्थर आ गया, यहां पे भी सेम पत्थर यहां पे भी आ गया, पर नैना की जो स्पीड थी वो 30 मीटर पर सेकंड थी। अरे देवी की स्पीड तो सुन ले पहले, देवी की स्पीड 100 मीटर पर सेकंड थी। देवी साइकिल भी धूम 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 करके चला रही है। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना, पत्थर आ गया, दोनों गिर गए, दोनों गिरे। अब मुझे बताओ कौन ज्यादा दूर तक गिरा होगा? देवी ज्यादा दूर तक गिरी होगी। देवी ने अपने मोशन को, अपने मोमेंटम को, अपने मोशन को, मतलब अगर वो मोशन में है तो मोशन में है, तो अपने मोमेंटम को देवी ने ज्यादा देर तक मेंटेन किया या नैना ने? किसने अपने मोशन को ज्यादा देर तक मेंटेन किया? देवी ने, क्योंकि देवी जब गिरी होगी तो रुकने में कुछ टाइम लगा होगा, और नैना शायद गिरी होगी तो यहीं गिर गई होगी, यूं टकराई तुम और भरसक जब देवी गिरी होगी, पापा की परी हूं मैं, है ऐसा सीन हो गया होगा। अब मेरे को ये बात समझ में आई, अगर हम मास की बात ना करें, अगर हम मास की बात ना करें तो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो एक्चुअली सर मोमेंटम है क्या? अभी थोड़े से टाइम के बाद देखेंगे, थोड़े टाइम के बाद। पर आपको ये बात समझ में आ रही है कि वेलोसिटी जिसकी ज्यादा थी उसका मोमेंटम ज्यादा था। अब हम यहीं पर एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ये मतलब इसी में हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। देखो यहां पे ध्यान से, अब क्या होता है, सपोज करते हैं नैना ने बोला कि मैं यार बाइक खरीदूंगी अब, और नैना ने बाइक खरीदी। बाइक खरीद ली अब नैना ने, और देवी अभी भी साइकिल पर है, क्योंकि भाई साहब देवी को चोट ज्यादा लगी थी। अब क्या हुआ, नैना भी और देवी भी दोनों की दोनों सेम स्पीड से चल रहे थे। ये भी 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ, दोनों के आगे आया एक पत्थर। मुझे पता है कि इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है। तो मुझे आप सिंपल से टर्म्स में ये बताओ कि किसने अपने आप को ज्यादा मेंटेन किया होगा? ये है नैना और ये है
ये है नैना और ये है देवी। बताओ किससे ज़्यादा मेंटेन किया? नैना को शायद उस पत्थर का पता भी ना चलो कि पत्थर आया। बाइक में कुछ पत्थर वगैरह आते हैं तो ज़्यादा पता नहीं होता, फील नहीं होता, बट वहीं पे साइकिल वाले को पता होता है, साइकिल वाला डिसबैलेंस ज़्यादा हो रहा होता है ना, तो साइकिल वाला डिसबैलेंस ज़्यादा होता है। तो मुझे पता चला जिसका मोमेंटम यानी जिसका मास ज़्यादा है उसका मोमेंटम भी ज़्यादा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज जिस बॉडी के अंदर मास है, जिस बॉडी के पास वेलोसिटी है, दैट मीन्स उस बॉडी के अंदर मोमेंटम है। अभी इस बॉडी का मोमेंटम कितना है? अब कितना है? अगर मैं इसे मोशन में ला दूं तो कितना है? कुछ ना कुछ होगा। यानी मोमेंटम इज नथिंग एल्स, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। इट, देखो लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मोशन। कौन ज्यादा मोशन में है, कौन अपने मोमेंटम में है, कौन अपने रिदम में है। होप सो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अभी हमने इस पॉइंट को देखा कि जिसका मास ज्यादा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा, उसका मोमेंटम ज्यादा। तो अगर हम यहां पे देखें, मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ अगर बनाएं और मास को कांस्टेंट रखें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा, क्योंकि यार P इक्वल टू क्या होता है? mv होता है। अगर m कांस्टेंट हो गया तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v हो गया और P इक्वल टू mv, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m हो गया। तो अगर मैं P और m के बीच में डायरेक्ट ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, P और m के बीच में ग्राफ ऐसा बनेगा। बोलो हाँ या ना? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सपोज करो कि मोमेंटम ही कांस्टेंट हो गया। अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया तो देखो हमें पता है कि P इक्वल टू एम वी हो गया, तो हम कहेंगे P अपॉन में m इक्वल टू वी हो गया। अगर ये चीज़ कांस्टेंट हो गई तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो गया। जिस बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा उस बॉडी की वेलोसिटी उतनी ही कम होगी, और जिस वेलोसिटी का मास जितना कम उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। अगर मास कम वेलोसिटी ज़्यादा, एक छोटा सा पत्थर है और एक मोटा सा पत्थर है तो छोटे वाले पत्थर की स्पीड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मोटे वाले पत्थर। अगर मास ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी हमारी कम होगी। होप सो ये वाला पार्ट भी क्लियर है। और अगर इन्वर्सली है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। और लीनियर मोमेंटम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इन पॉइंट पे, तो प्लीज़ लगता है मुझे यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हमने मोमेंटम भी अभी पढ़ लिया। अगर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, होप सो अभी तक क्लियर हो गया होगा सारा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना हो जाए। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पहला नाम, लॉ ऑफ इनर्शिया जिसका नाम है। अब आप ध्यान से समझिएगा, चीज़ों को। पहली चीज़, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उसमें आंसर आपको लिखना होगा ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया। जैसे एग्जाम्पल, आपने कारपेट लिया, उस पर डंडा मारा, डस्ट पार्टिकल नीचे गिर गया। कारपेट पे डंडा मारा, डस्ट पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि जब आपने कारपेट पे डंडा मारा होगा कारपेट पीछे गया होगा और डस्ट पार्टिकल रेस्ट में था तो रेस्ट में रह गया और वो नीचे गिर गया होगा। आपने और मैंने एक चादर ली और चादर को हमने झाड़ा, यूं चादर को उठाया और ऐसे कर दिया। जब हमने यूं उठाया तो डस्ट भी ऊपर गया, ठीक है। तो जो जिस तरीके का जिस मोशन में है वो उसी मोशन में रहना है। आप लोगों ने वो गांव में वो देखा है, वो पंखा चला देते हैं और वो धान वान लेते हैं ऐसे ऐसे करके है। आपने वो देखा है कि मम्मी लोग वो करती हैं, हमारे यहाँ तो हम लोग बिहार में तो सूप कहते हैं उसे, हैं, तो उसे यूं उठाया, यूं किया, ऐसे किया। जो चावल ऊपर जाता है और डस्ट भी ऊपर जाता है, एकदम से झटके से नीचे लाते हैं तो चावल भारी होता है, वो नीचे आ जाता है, उसका इनर्शिया ज़्यादा हो जाता है और डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाता है।
तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो इसमें सब में आंसर क्या लिखना होगा? ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया। हम, ये बहुत फेमस था 9th क्लास का एग्जाम्पल है यार, कि यार हम बस में बैठे हैं, बस एकदम से स्टार्ट हुई, हम पीछे की तरफ जाके गिरेंगे, हैं घोड़ा, क्या घोड़े पे गए, घोड़ा एकदम से चलना स्टार्ट करता है, हम पीछे की तरफ जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया, ड्यू टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया। आप ये स्टेटमेंट डालेंगे ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इन सब के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल है मेरे पास। ये सब वही लिखे हुए हैं, ये सारे वही लिखे हुए हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल हमने 9th में पढ़ा है। फुटबॉल, जब बॉल जाएगी तो कांच टूट जाएगा और ये गोली बिल्कुल एक पिन होल करती है, ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया। ये एग्जाम्पल पेपर में आया हुआ है, तो इसको एक बार डिस्कस करते हैं हम लोग। ये एग्जाम्पल क्या कहता है, ये देखिएगा। क्या हुआ मेरे बच्चे, हमने इस थ्रेड को इस तरीके से बांधा है, एक ब्लॉक है और एक थ्रेड है। ब्लॉक और थ्रेड को हमने इस तरीके से बांधा है, 2 पॉइंट से बांधा है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। हमने थ्रेड को झटके से खींच दिया। जब हम थ्रेड को झटके से खींचेंगे तो थ्रेड ए से टूटेगा या बी से टूटेगा? तो थ्रेड बी से टूटेगा अगर हमने झटके से तोड़ा। क्यों? क्योंकि एम यानी ब्लॉक का मास जो जैसा है वो वैसा ही रह जाएगा, क्योंकि वो ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया रेस्ट में रह जाएगा और पॉइंट बी से टूटेगा। अगर हम इस थ्रेड को धीरे 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 खींचे तो ब्लॉक भी धीरे धीरे खींचेगा। इस बार थ्रेड कहां से टूटेगा? थ्रेड ए से टूटेगा। क्लियर है? होप सो क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है यार, वो 1 रुपए का सिक्का का, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो मेरे बच्चे सीधी सीधी सी बात करता हूं। न्यूटन सेकेंड लॉ, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कहता है अगर एक बॉडी पे आप फोर्स लगाएंगे तो बॉडी के मोमेंटम में बदलाव आएगा। हयात मोमेंटम क्या होता है? जिस बॉडी के अंदर मास है, उस वेलोसिटी है, उसका मोमेंटम उसी में मोमेंटम है। अगर एक बॉडी के पास मास और वेलोसिटी दोनों है तो दैट मींस उस बॉडी के पास मोमेंटम है। अब मैंने कहा एक एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने ये कहा कि आप एक सिंपल से तरीके से देखिए, एक बॉडी में फोर्स लगाया है ना, बॉडी पे फोर्स लगाया, ये देखो यहां तक गया, फोर्स लगाया तो मोमेंटम में आपने ये चेंज देखा। अब देखो मैं फोर्स लगाऊंगा, ये देखो कितनी तेज गई वो बॉडी, है ना, कितनी तेज गई, दिखी तक नहीं। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि यूट्यूब वाले करेंगे ना, पता क्या, उसे स्लो मोशन में करके देखेंगे, गई हाथ में ही थी बॉडी। मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ, बेफालतू में चोट वोट लग जाती है। तो कहने का मीन्स है अगर आप बॉडी पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का मोमेंटम उतना ही ज़्यादा चेंज होगा। यानी कुल मिलाकर मैं कहूँ एफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डीपी बाय डीटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यार मेरे बच्चे F इक्वल टू के डी पी बाय डी टी। के की वैल्यू क्या हुई बच्चों? 1। के हमारा 1 हुआ, तो ये क्या बना बेटा? F इक्वल टू डी पी बाय डी टी। अरे हाँ तो बोलो। अब मेरा बेटो एक बात आ, क्या मैं यहां पर इस जगह पे अभी आपने देखा F इक्वल टू डी पी बाई डी टी देखा, F इक्वल टू डी एम इन टू वी लिख सकता हूं? अरे हाँ बोलो। M को बाहर कर डालो, डी वी बाई डी टी लिख डालो। अरे मेरे बच्चे वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो F इक्वल टू व्हाट? F इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड दिस इज अ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। दिल दिमाग को शांत करके इस टॉपिक को सोचना। F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये टॉपिक आने वाला है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है मेरे बच्चा? अब एक बात बताते हैं, अब हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहले आइए,
हम देखते हैं सबसे पहले एक टॉपिक। एक एस्ट्रोनॉट है, accidentally gets separated out of his small spaceship, accelerating in a inner Selter space at a constant rate of 100 मीटर पर सेकेंड। भाई साहब, एक स्पेसशिप में था एक बंदा, ठीक है, और स्पेसशिप का जो एक्सेलरेशन था वो कितना था, मतलब एक्सेलरेशन था 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक स्पेसशिप में से। क्या हुआ, वो एक्सीडेंटली उस स्पेसशिप से बाहर आ गया, निकल गया बाहर, स्पेसशिप से बाहर निकल गया। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट द इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप। जब वो स्पेसशिप से बाहर आ गया तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, आपको एज्यूम करना है कोई भी नियर बाई स्टार नहीं है और कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा। ये क्वेश्चन 4.1 है, ये पुराने उसका है, तो इस पे ना जाएं, पेज नंबर वगैरह चेंज हो गया होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। भाई साहब, जब वो स्पेसशिप से बाहर आ गया होगा तो उसका एक्सेलरेशन पता है कितना हो गया होगा, उसका एक्सेलरेशन 0 हो गया होगा। क्यों? क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी नहीं है तो फोर्स नहीं है, फोर्स 0 होगा तो F इक्वल टू ma, तो a की वैल्यू भी क्या हो जाएगी। भाई साहब, वहां पे कोई फोर्स नहीं होगा ना स्पेसशिप में, सॉरी स्पेस में कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा होगा, और कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई होगी, 0 हो गई होगी। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। एक बुलेट है जिसका मास हमारे पास 0.04 kg है, मूविंग विद 90 मीटर पर सेकेंड, एंटर अ हैवी वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक में एंटर मार दिया। इज स्टॉप आफ्टर 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस। थोड़ा सा इसको मैं चित्र के द्वारा समझाता हूं। ये लकड़ी का ब्लॉक है और ये हमारी बुलेट है। अब इस बुलेट का जो मास है वो कितना है, 0.04 kg, और इसकी स्पीड जो है वो कितनी है, 90 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल स्पीड कितनी है, 90 मीटर पर सेकेंड। और वो क्या करता है, एक वुडन ब्लॉक, ये क्या है हमारा वुडन ब्लॉक है, ये वुडन ब्लॉक पे एंट्री मार जाती है और वो भी 60 सेंटीमीटर के बाद जाके वो रुक जाती है। वो 60 सेंटीमीटर के बाद जाके रुक जा रही है। 60 सेंटीमीटर के बाद जाके रुक गई वो। जब 60 सेंटीमीटर पे जाके रुक गई तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स, इसको रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ा। फोर्स का फॉर्मूला तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। बस मुझे यार किसी तरीके से एक्सेलरेशन मिल जाए, मास तो मुझे पता है। अब एक बात आओ, बुलेट की इनिशियल स्पीड कितनी है, 90। अरे बाद में तो जाके रुक जा रही है ना मेरे भाई, बोलो। अरे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो दिया हुआ है ना यार, 0.60 मीटर। अरे सेंटीमीटर है मेरे बाबू, मैंने मीटर बना दिया। इतनी देर बाद तो रुक जा रहा है। अब जब इतनी देर बाद जब रुक जा रहा है तो मेरे बच्चे क्या होगा कि हमें फोर्स निकालना है, तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो हमें पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v कितना है 0, u कितना है 90 का स्क्वायर, 2 इंटू a कितना है निकालना है, s कितना है 0.60। भाई साहब a इक्वल टू माइनस 90 इंटू 90 अपॉन में 2 इंटू 60 और ऊपर 100 आ गया। अबे 0.60 है ना, काटो पीटो इसको, जो करना है कर डालो, टुम टुम, कट गया 15। ये कितना हो गया 45, ठीक है। अभी कितना हो गया मेरे भाई एक्सीलरेशन की वैल्यू, एक्सीलरेशन आया 45 इंटू 150, कितना आ गया 67 माइनस में 6 7
50, क्योंकि रिटार्डेशन है ना ये, माइनस साइन आ गया। अब यार ए आ गया मेरे पास, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा फोर्स निकालना है, दैट विल बी द मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है पहले बताओ? 0.04, कैलकुलेट करो, 6750। ये भी आंसर माइनस में, रेजिस्टिव फोर्स है। कितना आया? 0.04 इंटू 6750, पागल हो गए क्या? 27 मैंने 4 को डायरेक्ट उससे कर दिया। अरे सर हो जा, 270 आएगा मेरे ख्याल से, 270 आएगा, चेक कर। है 270 न्यूटन। तो रेजिस्टिव फोर्स जो होगा वो 270 न्यूटन लगेगा। यार ये जीरो हटा ही देता है, नहीं तो पता बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ एक्सलेशन तो ऑब्वियसली भाई, गोली भी तो है, ये भी तो देख ले। होप सो क्लियर है। तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, तो प्लीज आप इस पे ना जाएं कि ये क्या रहा होगा। जब ये 4 बन चुका है, 4.2 पेज नंबर चेंज हो चुका है, ये 4.2 होगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन। होप सो क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी लग रही है? आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मास m इज डिस्क्राइब बाय, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, y इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर अब 4.3 हो चुका होगा, पेज नंबर चेंज हो गया। तो अब हमें y की इक्वेशन कितनी गिवन है? ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। भाई हमें क्या निकालना है? फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अब फोर्स के लिए तो मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो मैंने कहा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम dy बाई, अब सुनो, u t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 प्लस 1/2 g को बाहर करो, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर को लाओ आगे, एक पावर कर दो कम, 2 से 2 कट गया। dy बाई dt को क्या वेलोसिटी कहते हो? ये u आ गया, 1/2, अच्छा 2 तो कैंसिल हो गया, gt आ गया, तो बोलो v इक्वल टू प्लस gt। भाई वेलोसिटी आ गया, एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं क्या? मैंने कहा डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोबारा डिफरेंशिएट करता हूं वेलोसिटी को, u 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, g बाहर गया और t का डिफरेंशिएशन 1। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो गया? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ गया? g। हेंस f इक्वल टू ma होता है, f इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू जी। फोर्स का फॉर्मूला आ गया f इक्वल टू एम जी। बोलो हाँ है ना? पक्की बात? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। क्लियर है? आगे देखते हैं, कुछ अब टॉपिक्स पे ध्यान चलते हैं, कुछ टॉपिक्स पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे भी आएंगे हम लोग। अब आता है मेरे बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑल अबाउट द कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये भी एक अच्छा टॉपिक है हमारा, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखिए मेरे बच्चे, क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस? एक सिंपल से टर्म्स में डिस्कस करते हैं। इफ अंडर द एक्शन ऑफ
force, work done in a round trip is 0. Obviously, अगर एक फोर्स लगा और एक राउंड ट्रिप होगा तो उसका वर्क डन तो 0 होगा. अरे यार, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वर्क डन 0. और वर्क इज द पाथ इंडिपेंडेंट. वर्क क्या कहलाएगा फिर? पाथ इंडिपेंडेंट. द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव. जब कोई फोर्स पाथ डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट. मैंने आपको कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव वर्ड बताया था कि यार सिंपल से टर्म्स में मैं कहता हूं कि एक ऐसा फोर्स जिसे पाथ से कोई लेना देना नहीं है, जिसे पाथ से कोई लेना देना नहीं है, वो फोर्स हमारे क्या फोर्सेस होते हैं? कंजर्वेटिव. पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? वो फोर्सेस जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, और जो पाथ डिपेंडेंट होते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं. बस याद रखना, कंजर्वेटिव फोर्सेस, पाथ डिपेंडेंट. लास्ट उसमें ही कराया था चैप्टर में. और पाथ इंडिपेंडेंट, और ये क्या होता है? पाथ डिपेंडेंट. जैसे एग्जांपल फ्रिक्शन, इसको मतलब है पाथ से. विस्कस फोर्स, जो लिक्विड के फोर्सेस होते हैं, पार्टिकल्स के बीच के फोर्सेस, विस्कस फोर्स, उसे बता रहा है. और आपसे पूछा जाएगा कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल दीजिए. ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब क्या होते हैं हमारे? ये सब होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस. पेपर में क्वेश्चन आएगा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या हैं. कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, जिन्हें पाथ से कोई लेना देना है ही नहीं. एक बॉडी यहां से वहां गई, मुझे इससे मतलब है यहां से वहां गई, उससे लेना देना नहीं है कि ये कौन से पाथ पे. जैसे एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह वगैरह. अब हम बात करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ इन अ कंपोनेंट फॉर्म. बहुत बेसिक सा टॉपिक है. एक्चुअली में कुछ स्कूल्स में पूछ लिया गया था, इसलिए मैं वाला टॉपिक करा देता हूँ, नथिंग एल्स. ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ऑलरेडी मैं आपको फील करा चुका हूं. क्या हुआ मेरे बच्चे? मेरे पास एक कार है, जस्ट फील लेने के लिए हमारे पास एक कार है, और उस कार को आप क्या करते हैं? ऐसे करके खींचते हैं, ऐसे करके खींचते हैं. जब आप इसे खींच रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके जो फोर्स के कंपोनेंट्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं. कुछ एक्स में डिवाइड हो रहे हैं, कुछ वाई में डिवाइड हो रहे हैं, और कुछ जेड में डिवाइड हो रहे हैं. मतलब ये जो टोटल फोर्स है वो 3 कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है. एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप. इसमें डिवाइड हो रहा है, इसमें डिवाइडेड हो रहा है. एफ इक्वल टू एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप. अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F इक्वल टू एम ए होगा. अगर मेरे बच्चे, मैं इसे एम ए कहता हूं तो मैं यहां कह सकता हूं एम ए एक्स आई कैप, मैं इसे वेक्टर क्वांटिटी में ले लेता हूं. इसे कैसे कह सकता हूं? एम ए वाई जे कैप, या क्या कह सकता हूं? अरे यार, एम ए जेड के कैप. छोड़ो ना, एक बात सोचो, इस पूरे एम ए की जगह पर मैं ये भी तो लिख सकता हूं एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप इक्वल टू
MAXI कैप, MAYJ कैप, MAZK कैप। क्या है, कंपेयर कर लेते हैं यार इसे। चलो कंपेयर करो, fx को कंपेयर करो इसके साथ। fx क्या है, max। सेम एज इट इज fy क्या आएगा, may। fz क्या आएगा। मतलब ये क्या बताने की कोशिश करना चाहता है, ये क्या समझाने की कोशिश करना चाहता है, मुझे ये समझाने की कोशिश करना चाहता है कि अगर यहां पर बॉडी में एक्सेलरेशन x के अलोंग हो रहा है या बॉडी x के अलोंग एक्सेलरेट हो रही है, तो कंपोनेंट फोर्स का जो होगा वो x वाला ही होगा। अगर y के अलोंग एक्सेलरेट हो रही है तो कंपोनेंट फोर्स का y के अलोंग होगा। अरे मैं तो फोर्स ऐसे लगा रहा था, बॉडी ऐसे एक्सेलरेट हो रही थी, फोर्स ऐसे लगा, एक्सेलरेट इस डायरेक्शन में हुई। अगर एक्सेलरेट इस डायरेक्शन में हुई, दैट मींस इस डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स का कंपोनेंट जिंदा रहा होगा, तभी ऐसा हुआ होगा। दिस इज द ऑल अबाउट द कंपोनेंट फॉर्म, जो ये बताना चाहती है कि अगर फोर्स कभी भी 3 कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है, तो अगर एक्सेलरेशन जिस कंपोनेंट का पार्ट है, उसी कंपोनेंट का फोर्स भी एक पार्ट होगा। मेरा कहने का एक सिंपल सा मतलब है, अगर एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है तो फोर्स भी एक्स के अलोंग वाला ही होगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड लॉ इन अ कंपोनेंट फॉर्म। ये चीजें बता दी। और मोमेंटम के टर्म्स में देखोगे, तो भी मोमेंटम एक्स के अलोंग वाला ही होगा, वाई के अलोंग वाला ही होगा और जेड के अलोंग वाला ही होगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं कहता हूँ ऑनलाइन वालों स्क्रीनशॉट लो इसके, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और प्रैक्टिस करो। और मैं चाहूँगा इसका आंसर कमेंट करके दो। ये तो मैं ऑनलाइन वालों के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास तो नोट्स पड़े हैं। देखिए बेटा, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इम्पल्स। अगर एक ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगाऊं और वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। देखो, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाया तो कितनी तेज आवाज आई है, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। अब देखो टाइम बढ़ा देता हूँ, आवाज आई इतनी तेज नहीं है ना, आवाज कम आई। फोर्स एक्टिंग फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। जैसे एग्जांपल, आप छत से कूदते हैं, आपके पैर इमीडिएट रेस्ट पे आ जाते हैं, इमीडिएट टाइम कम हो जाता है। फर्स्ट अगर बहुत हार्ड सरफेस है, एकदम से इमीडिएट कूदेंगे आप, तो आपका जो पैर एकदम इमीडिएट रेस्ट में आ जाएगा। जब पैर इमीडिएट रेस्ट में आएगा तो पता क्या होगा, इम्पल्स एक्ट होगा और हड्डी टूट जाएगी, क्योंकि फोर्स ज्यादा लगेगा। तो इम्पल्स इज नथिंग एल्स, इम्पल्स ऑल अबाउट फोर्स एक्टिंग फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, फोर्स एक्टिंग फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इसे डिनोट किया जाता है जे से, दैट इज द एफ इंटू डेल्टा टी। ये जो फोर्स होता है वो एवरेज फोर्स होता है, इसी को हम लोग इम्पल्स कहते हैं मेरे बच्चे। होप सो यहाँ पर ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। इसकी यूनिट जो होती है केजी मीटर पर सेकेंड होती है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है सीजीएस में, और m1 L1 T-1 इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। इम्पल्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं आप, क्रिकेट खेलते वक्त क्या होता है, आपको क्रिकेट खेलते वक्त क्या होता है कि एक बॉलर ने बॉल डाला, बैट्समैन ने टक, बॉल का मोमेंटम चेंज हो गया, बॉल का मोमेंटम चेंज कर दिया, मतलब बॉल को भेज दी, यानी इम्पल्स एक्ट किया उस पर, हथौड़ी मारना। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स के ये एग्जाम्पल्स हैं। अब आता है मेरे बच्चे इम्पल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इम्पल्स इज नथिंग एल्स, इम्पल्स इज अ फोर्स इनटू टाइम। जो फोर्स होता है वो हमारा एवरेज फोर्स होता है। मेरे बच्चे, आपको जो कॉन्सेंट्रेट करना है वो बस फॉर्मूले पे करना है, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। वैसे इंटीग्रेट वगैरह करके इतने पे मत जाइए, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछा जाता है। क्लियर है? तो आइए मैं आपको इसके आगे के टॉपिक्स बताता हूँ।
वाव लेवल का टॉपिक, वाव लेवल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड दिस इज ऑल अबाउट इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अब इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है, देखो ध्यान से। जैसे यार सेकेंड लॉ ने हमें बताया है कि F इक्वल टू डीपी बाई dt होता है, अरे फोर्स इक्वल टू डीपी बाई dt, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मैंने dt को इधर मल्टीप्लाई किया तो F इंटू डी टी इक्वल टू dp हो गया। dp इज अ चेंज इन मोमेंटम, F इंटू डी टी। वैसे अगर मैं यहां चाहूं तो मैं यहीं पर एक काम कर सकता हूं, फोर्स इंटू टाइम इंपल्स हो गया। अरे फोर्स इंटू टाइम इंपल्स नहीं होता, और dp इज अ चेंज इन मोमेंटम। तो इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है यार, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। मैं आपको एनसीईआरटी मेथड बता दूं कि इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, 0 से लेकर t तक, p1 से लेकर p2 तक। तो आप जब f की जगह पर, सुनो यहां पर ये सब छोड़ो, यहां देखो आपने क्या किया, f को बाहर किया, इंटीग्रेट किया dt को, dt का इंटीग्रेशन t आया, वो भी 0 से t, dp का इंटीग्रेशन p हुआ, p1 से p2। भाई साहब t माइनस 0, सॉरी ft माइनस 0, p2 माइनस p1। अरे क्या आया, फोर्स इंटू टाइम इक्वल टू डेल्टा p लिख दूं। अरे अगेन यार इंपल्स किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम। मेरे बच्चे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है कि व्हाट इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बिल्कुल बराबर होगा। होप सो क्लियर है, कोई दिक्कत और कोई परेशानी। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, अकॉर्डिंग टू इंपल्स मोमेंटम थ्योरम इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। एक नेक्स्ट पार्ट बताता हूं। अब मैं आपको सिंपली टर्म्स में बताना चाहता हूं इस टॉपिक को। आइए मैं इसको ना एक काम करता हूं, उधर लेके चलता हूं, न्यूमेरिकल्स वाले पे। देखो इंपल्स कैलकुलेट करना है इंपल्स को बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्लियर करते हैं, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। मेरे पास ये फोर्स है और मेरे पास ये टाइम है। अब जब ये फोर्स और टाइम दिया हुआ है तो मैंने मान लीजिए कांस्टेंट फोर्स लगाया, कांस्टेंट फोर्स है ये, मतलब मैंने क्या हुआ, एक बार हिट कर रहा हूं 1, फिर 2 न्यूटन, फिर 2 न्यूटन, फिर 2 न्यूटन, फिर 2 न्यूटन, ऐसे करके मैं हिट कर रहा हूं। यहां पर ये फोर्स है, इसका नाम दे दो OABC। OA कंपोनेंट फोर्स को डिनोट कर रहा है, OC कंपोनेंट टाइम को डिनोट कर रहा है। मैंने कहा एरिया अंडर FT कर्व, FT कर्व मैंने कर दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC। एरिया का फॉर्मूला क्या, L इंटू बी होता है। क्या मैं लेंथ की जगह पे फोर्स लिख सकता हूं, बी की जगह पे क्या मैं टाइम लिख सकता हूं। अब फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, इंपल्स। यानी एरिया किसके बराबर आ गया, एरिया अंडर FT कर्व इक्वल टू क्या, इंपल्स। इंपल्स होगा, एरिया अंडर FT कर्व किसके बराबर हो गया, इंपल्स के बराबर होगा। एरिया अंडर FT कर्व इज इक्वल टू इंपल्स। अब आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूं। अब आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, एक और क्वेश्चन गिवन होगा ऐसे ही ग्राफ का।
अरे ग्राफ का एक ही क्वेश्चन क्यों है? चलो इधर ध्यान से सुनो, ये देखो, ये इंपल्स मोमेंटम का ग्राफ है, फोर्स और टाइम के बीच का ग्राफ है। पहले क्या दिख रहा है? ट्रायंगल। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बोलो, बेस कितना दिया हुआ है? 1.5। हाइट कितनी दी हुई है? 3। आंसर सॉल्व करोगे, आंसर प्लस। अब तुम्हें यहां पे क्या दिया हुआ है? रेक्टेंगल दिया हुआ है। रेक्टेंगल का कैसे? 1 L इंटू बी करोगे। L कितना है? 1.5 और 2.5 का गैप है, तो यानी 1 का गैप है, और यहां पे कितना गैप है? 3। इसका आंसर आ गया। फिर ये ट्रेपेजिज्म दिख रहा है आपको? ट्रेपेजिज्म का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। एक साइड है 3 और एक साइड है 2। इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 0.5 का। सॉल्व करोगे, आंसर। फिर क्या अगला आ रहा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये गैप कितने का? 1 का। ये गैप कितने का? 2 का। अब इसका आंसर 2 आया, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इन सबको जोड़ो, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, सुनो, क्वेश्चन आता है हमारे पास। अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड। इफ मास ऑफ द बॉल इज इतना, डिटरमाइन द इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। ये पेज नंबर चेंजेस हो गए हैं। अब आप यहां क्वेश्चन समझना भाई। सपोज करो आर्यन क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। अब यहां से मान लो एक बॉल आई, ये बॉल आई और बॉल चली गई, बॉल आई और बॉल चली गई। मेरे बच्चे, इधर से जो बॉल आ रही है मेरा बेटा, उसकी स्पीड थी 12 मीटर पर सेकेंड, और जो गई है ना, उसकी स्पीड भी 12 मीटर पर सेकेंड है। मास कितना है इसका? 0.15 kg। अभी बंदा कहता है कि इंपल्स निकालो इसके ऊपर। ठीक है, इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। एम को कॉमन ले लेता हूं, v माइनस यू। एम कितना है? 0.15। अब ये बात आओ, v देखो, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है। आप किसी एक डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दो अपोजिट है। वेक्टर्स में वेलोसिटी एक वेक्टर कंपोनेंट है। या तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव लो, या तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव लो। अगर आप इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हो तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। 12 माइनस 12। एनसीईआरटी ने इसे नेगेटिव ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को भी नेगेटिव ले सकते हो। समझ पाए? अगर ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इस वाली डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो अब क्या होगा? 0.15 इंटू 24। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा इंपल्स का 3.6 न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड। नहीं है समझ में? एक क्वेश्चन और कर लेते, बस एक क्वेश्चन और कर लेते।
ये देखो, एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास इतने ग्राम गिवन है, सिर्फ केजी में कर लोगे इसे 0.15 केजी हो जाएगा। उसके मूविंग विद द वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है, ब्रॉट टू रेस्ट, उसे क्या कर देता है, वो बॉल को रेस्ट में कर देता है। पहले वो उसने मारा, हिट करके उसी स्पीड में भेज दिया, पर इस बार क्या कर दिया, 0। सेम क्वेश्चन है, पर फाइनल वेलोसिटी इस बार क्या कर दी उसने, 0। तो यानी क्या फॉर्मूला होगा, एम वी माइनस यू, वी को क्या लोगे इस बार, वी को 0 ले लोगे। कैलकुलेट द इंपल्स एंड एवरेज फोर्स इम्पार्टेड बाय द प्लेयर। पहले इंपल्स निकाल लोगे। अब जब इंपल्स निकल गया तो फोर्स निकालने में क्या प्रॉब्लम है, देखो ना, अगर बेटा इंपल्स निकाल लिया तुमने, इंपल्स आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम करके। इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स, एवरेज फोर्स इनटू टाइम। टाइम तुम लोगों को गिवन है, इंपल्स आ चुका होगा तो फोर्स भी निकाल लोगे। क्लियर है बेटा? ऑनलाइन वालों इसे सॉल्व करके आप आंसर बताना कि हुआ या नहीं हुआ सॉल्व। गॉट इट? तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपल्स भी खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।